हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। आज हमारा पाइथन का डे 17 होगा। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप एक क्लास को दूसरी क्लास में किस तरह इनहेरिट कर सकते हो, राइट। एक आपकी पेरेंट क्लास होती है और एक आपकी चाइल्ड क्लास होती है। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। ये किस तरह से काम करते हैं, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया था, राइट। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेथड ओवरराइडिंग, कि आप मेथड किस तरह ओवरराइड कर सकते हो। अगर आपने कोई मेथड, सेम मेथड अगर आपने डिफाइन किया है पेरेंट क्लास के अंदर, सेम मेथड आपने डिफाइन किया है मेरा चाइल्ड क्लास के अंदर, तो वो क्या चाइल्ड क्लास वाला मेथड क्या कर देता था, ओवरराइड कर देता था मेरे पेरेंट क्लास के मेथड को, जब मैं उस ऑब्जेक्ट से कॉल करता था, राइट, उस मेथड को। तो पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था वन इंटू मैनी फॉर्म, राइट। जहाँ पे एक फंक्शन होगा, उसको, वो जो फंक्शन होगा वो उसका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होगा, इस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। इस तरह, बट होगा वो एक ही फंक्शन, राइट। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रक्शन के बारे में कि हम एब्स्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड आई थिंक वो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। आज का जो टॉपिक है उसका नाम होगा डेकोरेटर फंक्शंस। ये इंटरव्यू में भी पूछे जाता है टॉपिक काफ़ी, तो इसको समझते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसको हम समझते हैं एक लेमन टर्म से। आप सब जानते हैं डेकोरेटर मीन्स किसी चीज़ को डेकोरेट करना, राइट। अब डेकोरेट क्या होता है, उसको ब्यूटिफिकेशन देना, यानी कि उसको उसको एनहेंस कर देना, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे हम हमारे घर में मान के चलो कोई भी फंक्शन होता है, राइट। अगर आपके ब्रदर की मैरिज है लेट सपोज, तो उसमें क्या होता है कि हम हमारे घर को डेकोरेट कर देते हैं, राइट, फ्लावर से, लाइट से, राइट। तो हमारा घर क्या होता है, डेकोरेट हो जाता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, राइट। तो सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कुछ डेकोरेटर इसी तरीके से काम करता है, यही कंसेप्ट होता है। ये सिर्फ का काम क्या होगा कि ये फंक्शन को एनहेंस कर देगा, और जब भी हमें फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ऑल्टर परफॉर्म करना होगा, ठीक है, तो हम उस चीज को डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, कोड रीयूज हो जाएगा, मैं बार बार कोड नहीं लिखना होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो मेरे पे एक नॉर्मल फंक्शन है, मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पे एक नॉर्मल फंक्शन है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट में कि दिस इज माय स्टार्ट फंक्शन, ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया। तो जब मैं क्या होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये लाइन प्रिंट करा देगा, दिस इज माय स्टार्ट फंक्शन, राइट। अगर मेरे को लिखना है इसकी एंड, अगर इसमें एक और चीज ऐड करनी है तो मैं फिर से उसी फंक्शन में जाऊंगा, राइट। और मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज माय एंड फंक्शन, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, तो मैं फिर से इसको कॉल करता हूँ तो ये सेम प्रिंट करा देगा, राइट। अगर मान चलो मेरे को एक चीज और ऐड करनी है इसमें कि प्रिंट कर लेते हैं कि दिस इज, कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माय फंक्शन टू टेस्ट, ठीक है। अब मैं फिर से लिखूंगा, फिर से प्रिंट करा देगा, राइट। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, मेरे को जो भी चीज लिखनी है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फंक्शन के पास जा रहा हूँ, उसमें वो चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बट इससे क्या होगा, इससे मेमोरी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट। आप खुद सोचोगे अगर आपके पास 1000 लाइन है तो 1000 लाइन तो आप इस तरह नहीं लिखोगे, ठीक है। क्योंकि जब आपको जरूरत होगी तभी तो आप इसके पास आओगे, राइट। जैसे मान के चलो किसी आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसी वाले फंक्शन में, तो आपने लिख दिया प्रिंट 5 + 8, तो फिर से एक्शन परफॉर्म कर देगा, राइट। तो जो भी मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे को आउटपुट में दे रहा है, राइट, ठीक है। तो बट क्या होता है यहाँ पे, हम कंसेप्ट यूज करेंगे डेकोरेटर का, ठीक है, कि हम इस फंक्शन को डेकोरेट कर देंगे और जब भी हमें इसकी जरूरत होगी ना, हम उसी फंक्शन को क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम डेकोरेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट सपोज डेको फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करूंगा एज अ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, जो कि फंक्शन लिखा, राइट। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज इनर डेकोरेटर, इस तरह मैंने इसके अंदर फंक्शन बना लिया, राइट।
तो अब ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या। सिंपल है, पहले तो मैं प्रिंट लिख देता हूँ, ये वाला यही लिख देता हूँ कि भाई कि यहाँ से तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन। ठीक है, यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट होएगा, राइट। राइट। और अगर मेरे को एक चीज और प्रिंट करा लेते, यहाँ पे करा लेते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ माय फंक्शन। ठीक है, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करा लूंगा किसको, अपने फंक्शन को। फंक्शन का नेम रिटर्न करा लेते हैं यहाँ पे, इनर डेक। ठीक है, इनर डेको, ये मेरा फंक्शन का नेम था, राइट। तो अभी अब तक तो मैं समझाता हूं, अब तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एक फंक्शन बनाया डेको नाम से, राइट। उसके अंदर मैंने क्या पैरामीटर पास किया, एक फंक्शन नाम का पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक उसके अंदर फंक्शन बनाया इनर डेको नाम से। ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन, दिस इज द एंड ऑफ माय फंक्शन, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक रिटर्न करा लिया अपने फंक्शन का नेम। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो, ये जो मैंने फंक्शन पास किया था ना, ये वाला फंक्शन, राइट। इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा, राइट, एज अ फंक्शन। मतलब ये जो मैंने अब देख पा रहे हो, ये फंक्शन जो पास किया था एज अ पैरामीटर पास किया है, बट मैं इसे कॉल करूंगा एज अ फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था, राइट। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि ये देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास किया अपने मेन फंक्शन के अंदर, राइट। क्लियर है। अब मैं उस फंक्शन को, उस पैरामीटर को कॉल कर रहा हूँ एज अ फंक्शन। ठीक है। अभी मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा, मैंने इसको एज अ कॉल क्यों किया एज अ फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं यूज करूंगा डेकोरेटर, बट उससे पहले मैं एक फंक्शन और लिख देता हूँ, टेस्ट वन कर लेते हैं इसको, राइट। और इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ, लेट सपोज 8 स्टार 9। ठीक है, 8 स्टार 9 कर देते हैं, राइट। क्लियर है। तो अभी तो आप देखना कि अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ टेस्ट वन को, तो 8 9 72 देगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ मेरा जो ये वाला फंक्शन है ना, ठीक है, उसमें ये भी कॉल होए, राइट। तो पहले तो आप देख पा रहे थे, अगर आपको एक फंक्शन आपने ऊपर बनाया, राइट, उसमें आपको एक्शन परफॉर्म करने होते थे, तो आप बार बार उसी फंक्शन में जाके चेंज करोगे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अपना अलग से एक फंक्शन बना लूंगा, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन भी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो भाई ये भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यूज करना पड़ेगा डेकोरेटर। अब देखो ध्यान से देखना, डेकोरेटर का मैं यूज कैसे करूंगा। मैंने आपको बताया था ना, डेकोरेटर सिर्फ डेकोरेट कर देता है, उस फंक्शन को एनहेंस कर देता है। जब भी हमें कुछ अपने फंक्शन के अंदर चेंजेस करने होते हैं या फिर मॉडिफाई करना है कुछ ना कुछ, ठीक है, तब हम डेकोरेटर यूज करते हैं। लेकिन इसके 3 यूज केस बताऊंगा आपको कि कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है डेकोरेटर, राइट। अब डेकोरेटर मैंने आपको कल जब मैंने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था, राइट, उस एब्स्ट्रैक्शन में मैंने डेकोरेटर यूज किया था, राइट, इस तरह @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं @ सिंबल यूज करूंगा, क्योंकि डेकोरेट का सिंटेक्स होता है पहले @ लिखो। ठीक है। अब मेरे को किसको डेकोरेट करना है, फंक्शन, मेरे को इस पूरे फंक्शन को डेकोरेट करना है, राइट। तो इसका फंक्शन का नेम क्या है, डेको, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तो ये डेकोरेट हो गया। अब इसको देखते हैं, राइट। ओके, ये मेरे को एरर क्यों दे रहा है, वेट गिव मी 1 मिनट, आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके ओके, आई थिंक मैं समझ गया मेरे को एरर क्यों दे रहा है। बिकॉज मैंने इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करा दिया, राइट, बट ये तो मेरे को इसके अंदर रिटर्न कराना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये चलना चाहिए, मैंने बाय मिस्टेक उसको रिटर्न यहाँ पे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, राइट। तो डेकोरेटर ने क्या किया, डेकोरेटर ने ये लिखा यहाँ पे कि भाई मैंने पहले जब इस फंक्शन को कॉल करा था उसने 72 लिखा, राइट, जो इसने आंसर दे दिया। बट डेकोरेटर क्या करा था, मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये वाला फंक्शन है ना, ये भी आना चाहिए, ये लाइन भी आनी चाहिए कि भाई जो मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई फंक्शन, दिस इज द एंड ऑफ माई फंक्शन, राइट। राइट। यहाँ तक अब आपको समझ आ रहा होगा कि डेकोरेटर कर क्या रहा है। डेकोरेटर बेसिकली जब भी मेरे किसी फंक्शन को मॉडिफाई करना होता है, तो वहाँ पे यूज होता है डेकोरेटर, राइट। जहाँ पे मेरे को, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा डेकोरेटर का मीनिंग कर क्या रहा है। मैं आपको एक बार ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम के लिए लिखा एक डेकोरेटर फंक्शन, फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया फंक्शन नाम से। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है। और इस फंक्शन को मैं आगे चल के मेरे इनर फंक्शन में क्या करूंगा, पैरामीटर को एज अ फंक्शन कॉल करूंगा, राइट। दिखाता हूँ आपको। फिर मैंने इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाया, उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन, राइट। देन मैंने जो पैरामीटर था ना, इसे एज अ फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दिस इज द एंड ऑफ माय फंक्शन, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट करा दी। और उसके बाद मैं अपना रिटर्न करा दूंगा कहाँ पे, इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस वाले फंक्शन के अंदर रिटर्न करा दूंगा क्या चीज, रिटर्न ये वाला फंक्शन का नेम, राइट। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर जो भी मेरे को एक्शन परफॉर्म करना है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो अब मैं बार बार इसी फंक्शन में चेंज नहीं करूंगा, मैं अलग से एक फंक्शन बना लूंगा, और जो भी मेरे को चेंजेस करने होंगे मैं इस फंक्शन अलग से फंक्शन बना के उसमें अपना डेकोरेटर यूज कर लूंगा, राइट। इससे मेरा, आप खुद सोचो ना, अगर मेरे को, नहीं तो बार बार मेरे को इसी फंक्शन में आना पड़ेगा और मेरे को इसी फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो काफी सही वे नहीं होगा, इसलिए हम डेकोरेटर यूज करते हैं, राइट। ये हम अलग से एक फंक्शन बना लेंगे और उसमें डेकोरेटर यूज कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले चेक होगा आपका यहाँ पे कोड, डेको फंक्शन है, राइट। ये फंक्शन इस जगह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने ये दे रखा है यहाँ पे, तो इस फंक्शन में क्या चले जाएगा, टेस्ट वन चले जाएगा, टेस्ट वन, ठीक है। टेस्ट वन चलेगा क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी टेस्ट वन, जो डेकोरेटर फंक्शन एज अ पैरामीटर ले रहा है, राइट। इसके अंदर कोड चेक होगा, ये इनर डेको वाला प्रिंट कराएगा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन, ठीक है। फंक्शन करा देगा। अब फंक्शन की, ये फंक्शन कहाँ पे था, ये फंक्शन की वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये कोड चलेगा था यहाँ पे एज अ पैरामीटर, तो ये देखेगा फंक्शन में कौन सा कोड चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो 8 9 72, ये 72 प्रिंट करा देगा। उसके बाद ये देखेगा दिस इज द एंड ऑफ माय फंक्शन, प्रिंट करा के ये रिटर्न कर देगा वो इनर डेको वाला, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बेसिक्स, ठीक है, कि डेकोरेटर फंक्शन कर क्या रहा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर हम ये देख रहे थे कि भाई जब भी मेरे को कोई ना कोई एक्शन या लाइन लिखनी होती है ना, मैं उसी फंक्शन के अंदर जाता हूँ, उसमें एडिट कर देता हूँ, राइट, ठीक है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती थी, अगर लेट सपोज कि मेरे को एक फंक्शन को एडिट, क्योंकि आप ये सोचो ना, आपको कोड रीयूजेबिलिटी करना है, ये भी नहीं करना है कि आपको एक ही कोड लिखना है उसमें सारी चीजें आप करते रहोगे, नहीं, वो गलत तरीका होता है, राइट। तो इसी को हम कंसेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पे डेकोरेटर का, राइट। जब भी मेरे को जरूरत होगी इस फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी होगी, तो मैं अलग से फंक्शन बना के, ठीक है, उसमें डेकोरेटर कीवर्ड लिख, ये डेकोरेटर लिख दूंगा @ और जो भी मेरा फंक्शन है, राइट। तो आपको आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा डेकोरेटर का मतलब क्या होता है, वाई वी आर यूजिंग डेकोरेटर, ठीक है। तो मैं इसके बारे में एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि डेकोरेटर, ठीक है, डेकोरेटर कर क्या रहे हैं, डेकोरेटर आर अ वे टू रैप, बेसिकली रैप ही तुम करते हैं, रैप अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन रैप करना या उसमें कुछ चेंजिंग करना, ऑल्टरिंग इट्स बिहेवियर, देखो उसका बिहेवियर को चेंज करना, राइट। और एडिंग फंक्शनैलिटी, मैंने फंक्शनैलिटी ऐड करना, देख पा रहे हो ना, मतलब कुछ भी अगर आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। जैसा आप ओरिजिनल फंक्शन से पहले भी कर सकते हो, ओरिजिनल फंक्शन के बाद भी करा सकते हो, ठीक है। फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो हो गया डेकोरेटर की डेफिनेशन कि डेकोरेटर आर अ वे टू रैप अ फंक्शन ऑल्टरिंग इट्स बिहेवियर, एडिंग फंक्शनैलिटी बिफोर और आफ्टर ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड। बिफोर आफ्टर पहले भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में, ठीक है। मैं इसकी एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट, कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग डेकोरेटर, सो मैं लिख देता हूँ डेकोरेटर, जो मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी यहाँ पे, कि डेकोरेटर्स हेल्प इन एनहेंसिंग, ठीक है, और मॉडिफाई, वही सेम लाइन पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, और मॉडिफाई द बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ फंक्शंस, एक इजी वे में करके लिख देता हूँ, इन अ क्लीन, देखो इससे कितने इजी वे में, है ना, रीयूजेबल, फिर हम इसको बार बार री यूज कर सकते हैं, राइट। हमें ये नहीं है कि हमें बार बार उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने सिंपल सी लाइन लिखी यहाँ पे कि डेकोरेटर्स आर अ वे टू रैप अ फंक्शन ऑल्टरिंग इट्स बिहेवियर और एडिंग फंक्शनैलिटी बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड, राइट। यहाँ तक समझ आ गया था आपको। डेकोरेटर हेल्प इन एनहेंसिंग और मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन अ क्लीन और रीयूजेबल वे, देखो कितने क्लीन वे में हम इस कोड को समझ पा रहे हैं, राइट।
अदरवाइज आपको क्या करना होता है, अगर आपको ये चीज यहाँ पे लिखी तो फिर से आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट। फिर अगर मान लो उसमें आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना, फिर से आप लिखते रहते हैं, राइट। दैट्स नॉट अ गुड वे। तो डेकोरेटर आप अब समझ गए होंगे इसका मीनिंग कि हम डेकोरेटर यूज क्यों कर रहे हैं, राइट। तो मैं एक बेसिक्स एग्जांपल और ले लेता हूँ। अब आपको आई थिंक ये कोड नहीं समझ आया, नेक्स्ट कोड सेम ही लेता हूँ बट आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक डेकोरेटर मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है पहला जाएगा इसमें एक पैरामीटर एज अ फंक्शन। पैरामीटर का नाम होगा फंक्शन, इसको जब कॉल करेंगे उसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक अलग से इनर फंक्शन बनाता हूँ रैपर नाम से, जो बेसिकली ये करता क्या है, रैप रैप कर देता है, राइट। तो प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे कि एक लिख लेता हूँ यहाँ पे कि समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, पहले वो इसको कॉल करेगा, समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ये पैरामीटर था इसको एज अ फंक्शन कॉल कर लेंगे। लेट्स सी, इसको फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इसके बाद मैं सेम लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कराना चाहते हैं वो हम लिख देंगे इस वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, अब मैं अपना रिटर्न कर देता हूँ मेरी इनर मेथड विद इन फंक्शन के अंदर, जो मेरा मेन फंक्शन था, राइट, रैपर। राइट, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज डेकोरेटर, बिकॉज मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा, राइट। क्योंकि मेरे को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो मैं अलग से फंक्शन बना लूंगा, राइट। उसके लिए मैं यूज करूंगा डेकोरेटर। तो मैं मेरे पास है माई डेकोरेटर, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि डेकोरेटर को यूज कैसे करते हैं, एट द रेट जो भी फंक्शन नेम है। मैंने लिखा एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे आप मेरे को लिखो लाइक से एक हेलो करके यहाँ पे बना लेता हूँ, और राइट, और इसमें प्रिंट करा लेता हूँ मैं अपना क्या चीज़, हेलो। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। और अब मेरे को क्या करना होगा, सिंपल है, मैं अब तो मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगा से हेलो को। अब देखना, अब आउटपुट क्या आनी चाहिए। सबसे पहले ये जो आपने लिखा माई डेकोरेटर, राइट, इसके अंदर चले जाएगा ये वाला फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मीन्स ये से हेलो मेथड चले जाएगा, राइट। फिर ये इसके बाद यहाँ पे देखेगा, ठीक है, रैपर फंक्शन रन होगा तो पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ हेलो, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, और मेरा ये रिटर्न कर देगा रैपर क्लास, रैपर मेथड, सॉरी। नाउ सी, देखो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे, राइट, कि डेकोरेटर यूज कैसे कर पा रहे हैं, राइट। अब मेरे को अगर अलग से लिखने, मेरे को इसी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अलग से जब भी मेरे को इसको कॉल करना होगा भाई, मैं अलग से एक मेथड परफॉर्म बना लूंगा, और उसमें सिंपल है, मैं एट द रेट लिख के अपने फंक्शन का नेम कॉल कर लूंगा। ठीक है, और इस तरह से मेरा डेकोरेटर बन जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके हम कुछ कॉमन यूज केस देख लेते हैं, कॉमन यूज केस। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, लेट्स सी, इसमें कॉमन यूज केस देख लेते हैं। पहला है इसका यूज केस लॉगिंग। अगर आपको लॉगिंग नहीं पता, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉगिंग के बारे में। दूसरा है टाइमिंग, जब मेरे को टाइमिंग चेक करना। तीसरा ये हो गया ऑथराइजेशन। तो मैं इसका और भी इसका यूज केस बताऊं तो आप ये समझ सकते हो, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो टर्म सुनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। जब हमें जानना होता है कि भाई जब मैं अपने किसी वेरिएबल को रन कर रहा हूँ तो एक्चुअली में वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है, मीन्स, राइट, यहाँ पे समझ आया। जैसे मैं एक वेरिएबल मैंने अपना रन किया, तो मतलब वेरिएबल इसी वाला एग्जांपल है, राइट। मेरे को जानना है कि भाई इसमें ये इसको रन करने में कितना समय लग रहा है, राइट। इसका ये यूज केस वहाँ पे हो सकता है, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। लॉगिंग होता है जब हम लॉगर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, किस तरह लॉग जनरेट होते हैं, राइट। क्योंकि आगे जाके हम ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, हम लॉगर्स को यूज करेंगे, राइट, लॉगिंग। टाइमिंग मैंने आपको बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। ऑथराइजेशन ये हो गया कि जब भी हमें ये जानना होता है कि भाई हमने किसी सही राइट पर्सन को ही परमिशन दी है नहीं, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अपनी एक मेन क्लास बना लूंगा, और जिसको भी मेरे को एक्सेस देनी है मैं उसका नेम यहाँ पे अपनी डेकोरेटर क्लास में बना के उसको कॉल कर लूंगा।
तो वो दे देगा कि भाई हाँ ये सही बन रहा है। ठीक है, इस तरह से। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको आई थिंक समझने में। ठीक है, सो अब मैं एक एग्जांपल से और ले लेता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, जिसमें हम चेक करेंगे जब हम किसी मेथड को रन करेंगे और किसी वेरिएबल को एक्चुअली वो टाइम कितना दिखाता है, मतलब टाइम कितना ले रहा है उसको रन करने के लिए। राइट, सो देखते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी से। ठीक है, टाइम, क्योंकि मेरे को टाइम जानना है। ठीक है, तो मैंने पाइथन के अंदर इंपोर्ट कर लिया टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इंपोर्ट नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, मैं अगली वीडियो में आपको एक इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, कि हम किस तरह अपने पैकेज को इंपोर्ट करते हैं पाइथन के अंदर। राइट, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे टाइमर नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। और आप सब जानते हैं पहला पैरामीटर जाएगा एज अ पैरामीटर, ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर। ठीक है, ये फंक्शन देखो, ये इसके लिए तो पैरामीटर है, बट इस वाली फंक्शन के लिए ये एक फंक्शन है। राइट, समझ गए आप? डेकोरेटर फंक्शन लेता पैरामीटर है, बट कॉल करते हुए एज अ फंक्शन कॉल होएगा। राइट, जो भी हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा अपना एक इनर फंक्शन। राइट, तो मैं लिख देता हूँ टाइमर डॉट अंडरस्कोर टेस्ट, इसमें इनर भी लिख देता ना ताकि। ठीक है, इनर फंक्शन बनाने बना लिया। राइट, सो व्हाट आई विल डू, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टार्ट टाइम। इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से मेरे को जानना है टाइम ही। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम लिख लेते हैं। राइट, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने फंक्शन को जो पैरामीटर तो एज अ फंक्शन कॉल कर लूंगा। राइट, सिमिलरली मेरे को ये भी जानना है कि एंड टाइम कितना है, जैसे स्टार्ट कितने, क्योंकि कैलकुलेट तो तभी करेगा ना कितने पे स्टार्ट हुआ और कितने पे एंड हुआ, तभी तो आपको टाइम बताएगा भाई इतने पे टाइम, इतने इतना टाइम लिया। राइट, कि मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ था और 4 सेकंड तक चला, मतलब 4 सेकंड लिया था उन्होंने, इस तरह से आप समझ सकते हो। सो ठीक है, सो मैं इसी सिमिलरली यहाँ पे टाइम निकालना है मेरे को एंड का भी, तो टाइम डॉट टाइम चाहिए मेरे को। ठीक है, और मैं दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। राइट, तो प्रिंट करा लेता हूँ मैं किसको, एंड माइनस स्टार्ट को। राइट, इसको मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया। अब आप सब जानते हैं, अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको रिटर्न कर देना है अपना इनर फंक्शन। राइट, टाइमर इनर फंक्शन, टाइमर इनर फंक्शन, ये दिस वन। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अब मैं पहले आपको एक फंक्शन बताता हूँ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। राइट, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ। राइट, इस फंक्शन में टेस्ट 2 लिख देता हूँ इसको, नॉट इसमें ऐसा टेस्ट 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ मेरे को वेरिएबल बनाना है कि एक्चुअली में जब मैं कर रहा हूँ ना 4 × 5, तो ये कितना समय ले रहा है। ठीक है, मैं टेस्ट 2 को कॉल करता हूँ, तो देखो मेरे को 20 प्रिंट करा देगा, बट मेरे को जानना है कि कितना समय ले रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना डेकोरेटर। डेकोरेटर आप सब जान गए, मैं किसको डेकोरेटर बनाऊंगा, मैं डेकोरेटर बनाऊंगा अपने मेन वाले फंक्शन को। राइट, क्योंकि यहीं पे मैंने वो लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हो ना, मेरे को ये चीज मैं अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरे डेकोरेट कर दिया मैंने इस चीज को। तो मेरा डेकोरेटर क्या है यहाँ पे, टाइमर, टाइमर टेस्ट था। ठीक है, सो अब एक बार इसको रन कर लेते हैं फिर से। नाउ लेट्स सी, देखो ये 0.0 सेकंड ले रहा है। राइट, ठीक है, कुछ और भी एक्शन इसके अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स सपोज 400 × 8,000। ठीक है, सॉरी 4,000 × 8,000, लेट्स सी। अभी भी 0 सेकंड दिखा रहा है। कुछ एक काम करते हैं, कुछ प्लस करके देखते हैं। लेट्स सपोज 45 + 78। आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्या, एक काम करते हैं इसको, या फिर एक बार और चेक करते हैं, मेरे शायद से ये टाइम सही बता रहा है, नहीं, एक बार देखते हैं इसको। 45, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूँ, या तो क्योंकि देखो स्पीड इतना टाइम बता रहा है। राइट, मैं 45 इस तरह प्लस कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी ये कितना टाइम बताता है।
अभी भी जीरो बता रहा है, राइट, मेरे में बता रहा है कि 0 सेकंड ही ले रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई इसको आइटरेट करके देखता हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो 1 बाय 1 वैल्यू देगा, नहीं, यहाँ पे तो सिंपल प्रिंट करा देगा। नो लेट्स सी, मैं इसको एग्जांपल से ले लेता हूँ एक बार। क्लियर है? तो मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो यहाँ पे इस वाले में तो चली नहीं, देखते हैं। जब मैं क्या करता हूँ, आइटरेट करता हूँ एक चीज़ को। टाइमर, क्या थी, टाइमर टेस्ट थी मेरी डेकोरेटर क्लास, राइट। और डेफ टेस्ट अलग से फंक्शन बना लेते हैं। और 4i इन रेंज, ठीक है, रेंज मैंने ले ली, लेट सपोज। अब देखते हैं जरा इसको रन करके। सॉरी, ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। मेरे को कुछ यहाँ पे लॉजिक तो लगाना नहीं, इसमें लिखूंगा पास। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलर नहीं दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं। टैब। अब देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ टाइम दिखाता है नहीं दिखाता है, क्योंकि वहां तो वो लॉजिक चला नहीं है। देखते हैं इसको एक बार रन करके, टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी आई थिंक ये रन हो रहा है, लेट्स सी। ठीक है, अरे मैंने लॉजिक तो मैंने सही लिखा है, बट ये टाइम डिपेंड करता है आपकी लैपटॉप की स्पीड पे या परफॉर्मेंस पे, राइट। तो आई थिंक मेरे को दिखा रहा है 0.0। आई थिंक एक बार आप इसको ट्राई करके देखना, अगर आपको कुछ टाइम लेके दिखा रहा है 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 2 सेकंड, 3 सेकंड, राइट। तो आप मेरे को कमेंट में बताना। बट आई थिंक लॉजिक सही है। बट इसको एक बार मैं गूगल कोलैब में भी रन करके देखूंगा। ठीक है, मेरे को जीरो दिखा रहा है, इट मीन्स मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक है। तो देखते हैं, चलो। बट जब मैंने इसमें 10,000 लिखा तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये मेरा कर्नल डिस्टर्ब हो गई, राइट, जिसकी वजह से मैं रन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट आई थिंक अब आपको लॉजिक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, कि हमें कहाँ पे यूज करना है डेकोरेटर, राइट। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको आप एक बार ट्राई करना अपनी मशीन के अंदर, राइट। और मेरे को कमेंट में बताना कि अगर आपको कुछ टाइम डिफरेंस दिख रहा है नहीं, जैसे मेरे को 0.0 दिखा रहा है, आप एक बार चेक करके बताना जब आप ये वाला फंक्शन लगा रहे हो, तो क्या आपको कुछ टाइम दिखा रहा है, लेट सपोज 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस समय अपने लोकल में रन कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है जब मैं इसको यूज करूंगा सर्वर पे, मीन्स गूगल कोलैब में, तो वहाँ ये कुछ समय लेता है, वहाँ कुछ टाइम दिखाए, तो नो इशू। के आई थिंक यहाँ तक आपको डेकोरेटर का मतलब समझ आ गया कि हम अलग से फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन में जो भी मॉडिफिकेशन करनी है मेरे को अपनी डेकोरेटर क्लास कॉल करके वो एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करा लेंगे, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सबको? ठीक है, अब में हम पढ़ लेते हैं कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर के बारे में ठीक है, जैसे अब तक तो हम खुद से बना रहे थे डेकोरेटर, राइट। कुछ इनबिल्ट भी डेकोरेटर होते हैं, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अब क्योंकि अब हम आगे उसी को ही पढ़ेंगे। पहला होता है आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है। दूसरा होता है आपका @ क्लास मेथड। तीसरा होता है आपके पास प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। इस तरह से आपके पास, तो ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको तीन बताया ना, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को देखते हैं, इसको किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम एक बेसिक सा कोड बना लेते हैं पहले। और सबसे पहले मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स सपोज डेटा स्काई लेन नाम से, राइट। तो मैंने क्लास बना ली यहाँ पे। इस क्लास के अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ जिसमें मैं अपने क्लास के वेरिएबल बना सकूँ। पहला पैरामीटर सेल्फ, दूसरा मैं बनाऊंगा कोर्स का लेट सपोज प्राइस, ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूँ लेट सपोज कोर्स का नेम, ठीक है। अब आप सब जानते हैं मेरे को क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा सेल्फ कोर्स प्राइस इज इक्वल टू कोर्स प्राइस, ठीक है। सिमिलरली सेल्फ डॉट, सॉरी, सेल्फ डॉट
कोर्स का नेम इज इक्वल टू कोर्स डॉट, सॉरी, कोर्स का नेम, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, हाँ मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अपने कोर्स का जो नेम है वो रख देता हूँ प्राइवेट, सॉरी कोर्स का जो प्राइस है वो रख देता हूँ प्राइवेट वेरिएबल में। अब सब जानते हैं प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डबल अंडरस्कोर, राइट, ये बन गया मेरा प्राइवेट वेरिएबल। सिंगल, अगर प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड बनाना तो सिंगल अंडरस्कोर यूज करेंगे, अगर पब्लिक बनाना तो कोई अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्राइवेट हो गया, ये मेरा पब्लिक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट सपोज डीएस नाम से मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये मांगेगा मेरे से दो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल पास किए हैं, राइट। तो लेट सपोज उसका प्राइस हो गया 5000, ठीक है। और नेम हो गया उसका डेटा साइंस, सॉरी डेटा साइंस मास्टर, इस तरफ से मैंने नेम दे दिया, राइट। सो पहले मैं एक्सेस करता हूँ अपने वैसे तो ये एक पब्लिक है प्राइवेट, तो पब्लिक वाला ही दिखाएगा, लेट्स सी, देखो कोर्स नेम दिखा रहा है और कोर्स नेम को मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपना एक्सेस करना चाहता हूँ प्राइवेट को, आप सब जानते हैं प्राइवेट को कैसे एक्सेस करेंगे। पहले मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। प्राइवेट क्या था, कोर्स प्राइस था, राइट। ये देगा मेरे को एरर, बोलेगा डेटा स्काई लर्न ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कोर्स प्राइस, बिकॉज ये वेरिएबल है मेरा प्राइवेट। तो प्राइवेट प्राइवेट को कैसे एक्सेस करते हैं, पहले सिंगल अंडरस्कोर लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं अपनी क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कोर्स प्राइस। नाउ लेट्स सी, ठीक है, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये तो तरीका होता है मेरा किसका, किसी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ किसी मेथड से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, और डेफ कोर्स, ठीक है, कोर्स प्राइस एक्सेस नाम से ना मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना ये एक्सेस भी करना है, मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये मॉडिफाई भी करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी, वही दिखाएगा, राइट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पहले एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं एक मेथड के अंदर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ रेदर देन किसी क्लास के वेरिएबल से, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सो मैंने लिख दिया एक वेरिएबल बना, मेथड बना लिया, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ एक्सेस, लिख देता हूँ ना, ठीक है, किस 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 को एक्सेस देना चाहता हूँ, ठीक है। सो इस तरह मैंने एक सेल्फ लिख दूंगा यहाँ पे, सेल्फ पैरामीटर, राइट। देन व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न दिस सेल्फ डॉट, क्योंकि ये है मेरा प्राइवेट वेरिएबल कोर्स प्राइस, ठीक है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ मेरे वेरिएबल्स मेथड से, तो क्या मेथड से एक्सेस कर सकता हूँ मैं इसको। लेट्स सी, डीएस ऑब्जेक्ट बना हुआ है और कोर्स प्राइस एक्सेस दिखा तो रहा है, देखते हैं। ओके, इसने दिखा दिया कि भाई बाउंड मेथड डेटा स्काई लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको प्राइवेट, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मेथड के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि मैंने मेथड के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। क्लास के अंदर करना है आपको, क्लास का वेरिएबल है, तो आपको यूज करना पड़ेगा पहले अपनी क्लास का नेम, ठीक है, और उसको लिखना पड़ेगा सिंगल अंडरस्कोर फिर डबल अंडरस्कोर, आप जानते हैं वेरिएबल का, ठीक है। तो मेथड के अंदर तो मैं बहुत इजी वे में एक्सेस कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। लेकिन ये तो आप ही जानते हो ना, आपने इसको प्राइवेट बनाया है। कोई यूजर होगा वो थोड़ी ना बता पाएगा कि ये वेरिएबल जो ये बना हुआ वेरिएबल प्राइवेट है, राइट। ठीक है, अब मेरे पे कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कंडीशन ये तब तक जो हमने पढ़ा नॉर्मल है, ठीक है। अब मेरे पे कंडीशन क्या है, मेरे पे ये कंडीशन है कि भाई मैं इसका प्राइस तो देख पा रहा हूँ, राइट, बट मेरे को ना इसका प्राइस ना मॉडिफाई करना है। अब आप सोचोगे मॉडिफाई कैसे करें, क्योंकि ये तो प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए ही अब हम यूज करेंगे क्या, अपना डेकोरेटर, इसकी प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डेकोरेट। तो एट दी रेट आपको पता है, लिखो फिर पी ओ आर, प्रॉपर्टी आ जाएगा, देखो ये आ गया डेकोरेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उसके प्राइस को क्या करना है, मॉडिफाई करना, मीन्स पहले मेरे को वो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो आप जानते हैं, तो उसके लिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ, राइट, सॉरी, कोर्स प्राइस एक्सेस, इस तरह से लिख लेता हूँ, एक्सेस सेटर, एक्सेस, हाँ इसकी देखो प्रॉपर्टी होती है, काम करते हैं यहाँ पे, एक्सेस की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक एरर देगा, नो इशू, यहाँ पे एक्सेस लिखो, ठीक है, कोर्स प्राइस एक्सेस, ये तो फिर फंक्शन नेम सेम हो जाएगा ना, मेरे को यहाँ पे कर देते हैं इसकी वैल्यू को सेट, ठीक है। तो मेरे को सेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, पहला पैरामीटर सेल्फ, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइस नाम से, ठीक है।
ठीक है। और क्योंकि मेरे को वैल्यू करनी है सेट, तो मैंने लिख दिया इफ प्राइस जो है इसका लेस देन इक्वल टू 5,000 है, तो आप एक काम करो, कोई चेंजेस ना करो इसके अंदर, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट क्या कर दो, पास कर दो। जब भी इनको नहीं लिखना होता हम लिख देते हैं पास। एल्स आप एक काम करो, अगर इसका प्राइस जो है 5,000 से कम होता है, राइट, सॉरी 5,000 से ज्यादा होता है, पहले कम का मतलब तो वही हो गया, चेंज नहीं करना है, ज्यादा होता है तो व्हाट विल डू, आई विल यूज सेल्फ डॉट, ये जो प्राइवेट वेरिएबल है मेरे पे, कोर्स प्राइस, ठीक है, यही वाला तो था, ठीक है, इसको एक प्राइस नाम के वेरिएबल में असाइन कर, ठीक है। बट मेरे को तो मॉडिफाई करना है, ठीक है, और मेरे को फिर क्या यूज करना पड़ेगा, मैंने किया डेकोरेट, इस वाली मेथड को, राइट। तो आप सब जानते हैं, अभी पिछली वाली में बताया मैंने आपको, जब भी किसी फंक्शन को डेकोरेट करना होता है तो उसके क्लास से यहाँ पे डेकोरेट कर दो, कोर्स बेस एक्सिस इसकी थी, राइट। अब देखते हैं क्या हम इसको डेकोरेट कर पा रहे हैं। ओके, वाई इज शोइंग एरर, नाउ लेट्स सी, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वाई, देखते हैं इसको एक बार। ओके ओके, ये इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने डेकोरेटर तो यूज किया, बट डेकोरेटर की कोई प्रॉपर्टी तो यूज करनी पड़ेगी, मेरे को वैल्यू करनी है यहाँ पे सेट। तो देखो जैसे टैप प्रेस करोगे यहाँ पे सेट रहेगा यार, मेरे को सेट करनी है, इसलिए मेरे को एरर दे रहा था, अब नहीं देगा, ठीक है, चल गया, ठीक है। वो इसलिए एरर दे रहा था, मैंने अपना प्रॉपर्टी वाला डेकोरेटर तो यूज कर लिया, ये बोल रहा भाई मेरे को उस प्रॉपर्टी को यूज तो कर लो जो आपने डेकोरेटर लगाया है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे चेंज, ठीक है, तो ये तो मेरे को एरर देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि अब मैं इसको एक्सेस करूंगा DS, ठीक है, अब एक्सेस करूंगा मैं कोर्स प्राइस एक्सेस को, देखो अब मैं कोर्स प्राइस एक्सेस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, बिना पहले मैं एक ये मेथड के रूप में काम कर रहा था यहाँ पे, अब एक वेरिएबल के रूप में काम कर रहा, राइट, राइट, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। अब मेरे को मान के चलो, लेट सपोज मेरे को वैल्यू भी तो सेट करनी है, मैंने वैल्यू सेट कर दी, लेट सपोज DS डॉट इस कोर्स प्राइस की एक्सिस की, नहीं कोर्स प्राइस सेट में करूंगा ना, हाँ सेट में करनी है वैल्यू सेट, लेट सपोज मैंने कर दी 7,000 रुपीज, ठीक है। तो अब मेरे पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं एक बार कॉल करके, क्या 7,000 आना चाहिए, लेट, यस 7,000 आ रहा है, हमारा बिल्कुल फंक्शन सही चल रहा है। तो देख पा रहे हो, मैं अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर एंड दिस सेटर जो मैंने यहाँ पे सेट किया था, राइट। मैंने बोला अगर 5,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज प्रिंट करा दो, बट अगर मेरे को वैल्यू मॉडिफाई करनी है, राइट, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट कॉल माय दिस ऑब्जेक्ट एंड विद दिस फंक्शन फोर सेट, क्योंकि इसी में अपनी वैल्यू को सेट करूंगा, राइट। तो इसलिए 7,000 यहाँ पे असाइन हो गई, देख पा रहे हो, इतने इजी वे में मैं समझ, ठीक है, आप समझ पा रहे हो इसको, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पहले मैंने आपको भी बताया था कि आप किसी मेथड से एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब हमने इसको क्या किया, डेकोरेट के अंदर एक बना दिया था। सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको ये समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, आई थिंक, राइट। अब एक चीज और देख लेते हैं, लेट सपोज भाई मेरे को ये जो कोर्स का जो प्राइस है ना डिलीट करना है, डिलीट, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यूज करूंगा अपनी कोर्स वाली डेकोरेटर को, कोर्स प्राइस एक्सेस, ठीक है, इसमें यूज करूंगा ना डिलीटर, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मेरे पास, यस डिलीटर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है मेरे को मेरे डेकोरेटर की, और एक डिलीट फंक यहाँ पे डिलीट मेथड बना लेता हूँ, डिलीट कोर्स प्राइस, पहला पैरामीटर सेल्फ, ठीक है। तो अब मेरे को डिलीट करना है, तो सेल्फ सेल्फ डॉट, ठीक है, डबल अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है, प्राइस। तो बट डिलीट करना है, डिलीट के लिए डिलीट तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई डिलीटर यूज करें तो डिलीट, बट डिलीट तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड होता है डिलीट, ठीक है, सॉरी डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, नाउ लेट्स सी, एक बार देखते हैं इसको रन करके, ये क्या रन होता है, नहीं, ठीक है, और के मैं क्या करूँगा एक बार DS डॉट
मेरा जो फंक्शन था ना, मैंने डिलीट वाला फंक्शन है राइट, इसको कॉल करते हैं। ओके, मैं ds, मैंने ps लिख दिया, मैं वही सोच रहा हूँ। ds डॉट डिलीट कोर्स प्राइस राइट। सो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये डिलीट हो गया। इसको एक बार और एक्सेस करते हैं, प्राइस एक्सेस। क्या प्राइस एक्सेस डिलीट हो गया? लेट्स सी। उसके लिए भी मैं अपना ds वाला ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स प्राइस एक्सेस। ठीक है, ये नहीं डिलीट हुआ, मेरे को यहाँ से एक बार डिलीट लिखना पड़ेगा कि भाई ये डिलीट कर दे। देखो, यहाँ तक इसने सही दिखाया, ठीक है, यहाँ तक इसने डिलीट कर दिया था राइट। अब ये दिखाएगा कि भाई वो तो डिलीट हो चुका है, ठीक है, वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अब आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, जो हमने एक्सेस वाला लगाए थे ना यहाँ पे कोर्स डेकोरेटर, ये इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया ये वाला डेकोरेटर, ये वाला मेथड, ये डिलीट कर दिया। अब आप इस पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करती है। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसकी थोड़े से अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। मैंने ट्राई किया कि आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कि डिलीट, डिलीट इसलिए हो गया ना, क्योंकि आप एक्सेस करोगे दोबारा भी आपको एरर देगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिलीट यूज किया राइट, तो उसने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। अब आप दोबारा एक्सेस करोगे, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई वो डिलीट हो चुका है, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर स्टैटिक मेथड पे आते हैं। स्टैटिक मेथड, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है टॉपिक। स्टैटिक मेथड क्या होता है राइट, इसका भी मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब होता तो ये नॉर्मल मेथड ही है, बट इसमें जो हम डेकोरेटर यूज करेंगे वो स्टैटिक मेथड यूज करेंगे। बट इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि भाई अब तक हम ऑब्जेक्ट बना के उसके वेरिएबल को एक्सेस करते थे, ठीक है, मतलब इंस्टांस, क्लास के इंस्टांस को एक्सेस करते थे राइट। अब हम क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे, हम सीधा जो भी मेथड। तो देखते हैं एक बार स्टैटिक मेथड को। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया ना, स्टैटिक मेथड में हम करेंगे क्या, हम ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लास के वेरिएबल जो होगा ना हमारा, हम उससे कॉल करेंगे राइट। तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया राइट, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया वो लाइन मैं कहना क्या चाह रहा था आपको। मैं फिर भी एक बार कोड से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसका मीनिंग, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे लेट सपोज मैंने क्लास बना ली मैथ्स, ठीक है, मेरी मैथ्स की क्लास है, लेट सपोज। अब तक मैं क्या करता था, पहले कंस्ट्रक्टर बनाता था, फिर वेरिएबल, ठीक है, और फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाता था। अब ध्यान से देखना, मैं पहले एक बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें एक नॉर्मल मैं मेथड बना लेता हूँ, लेट सपोज दो नंबर को ऐड करने का। ठीक है, ऐड नंबर, ठीक है, ऐड नंबर को एन कैपिटल कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल पास करता हूँ, लेट सपोज ए कोमा बी, और रिटर्न करा लेता हूँ मैं ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल मेथड है राइट। इसको स्टैटिक बना देते हैं। इसको स्टैटिक बनाने के लिए आप सिंपल स्टैटिक मेथड कॉल करोगे यहाँ पे, इस तरह डेकोरेट कर दोगे। डेकोरेटर आप सब जानते हैं राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना कॉल करूँगा यूज दी स्टैटिक मेथड से। ठीक है, अब देखना, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा अपने क्लास का नाम था मैथ्स राइट, और मेरे पे फंक्शन का नेम है ऐड नेम, ठीक है, और मैं वैल्यू पास कर दूंगा, लेट सपोज 8,9। तो देखो आंसर मेरे को 17 दे रहा है राइट। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैंने आपको स्टैटिक मेथड बता दिया, क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें एक नॉर्मल वेरिएबल भी लूंगा मैं और एक स्टैटिक वेरिएबल भी लूंगा। ठीक है, आई थिंक फिर उस एग्जांपल से आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, माई क्लास लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या करता हूँ, पहले ना मैं क्लास का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, कि भाई मेरा क्लास का वेरिएबल, ये मेरे क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, ये मेरे क्लास का वेरिएबल है, लेट सपोज मैं लिख दे आई आई एम अ क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे क्लास का वेरिएबल है। तो ठीक है, अब मैंने एक क्लास का वेरिएबल बना दिया, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक नॉर्मल वेरिएबल भी बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी नॉर्मल मेथड भी बनाएंगे, और एक स्टैटिक मेथड भी बनाएंगे। सो देखते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जिसमें मैं अपने क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ, पहला पैरामीटर आप सब जानते हैं सेल्फ।
दूसरा मैंने लिख दिया, लेट सपोज इंस्टांस वेरिएबल, एक नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। सो अब सब जानते हैं क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ की, सेल्फ पैरामीटर, राइट, इस तरह, राइट। ये तो मेरा हो गया नॉर्मल कंस्ट्रक्टर या फिर क्लास का वेरिएबल, क्लास का मेथड बना दिया मैंने। ठीक है, ताकि अपने वेरिएबल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकूं। सो ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ अपना स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड बनाने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे स्टैटिक मेथड, इस तरह, राइट। इसके अंदर मैं स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ एक, डेफ स्टैटिक मेथड लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, स्टैटिक मेथड। ठीक है, मैंने मेथड का नेम दे दिया स्टैटिक मेथड ही। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करा लेता हूँ, लेट सपोज कि भाई दिस इज, सॉरी, दिस इज माय, दिस इज अ स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये स्टैटिक मेथड है, राइट। अब ध्यान से देखना, अगर आपको ऊपर का लॉजिक समझ आ गया ना, बस सेम यहाँ पे वही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा अपना एक नॉर्मल यानी कि रेगुलर मेथड जो मैं क्लास का बनाता हूँ। ठीक है, क्लास, तो उसमें मैं लिख देता हूँ ये है मेरा रेगुलर मेथड, राइट। तो इसमें मैं इस तरह लिख देता हूँ, इसकी डिफाइन कर देता हूँ इसमें भी कुछ बॉडी, कि भाई दिस इज अ रेगुलर मेथड। ये मेरा क्या है, रेगुलर मेथड है। ठीक है, ये रेगुलर मेथड है, और इसमें एक चीज और लिख देते हैं, प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, और इसमें मैं अपना पास कर देता हूँ वो सेल्फ डॉट, क्लास को एक्सेस करने तो सेल्फ डॉट इंस्टांस वेरिएबल, राइट, इस तरह से। अब ध्यान से देखना, अब मैं बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी क्लास को कॉल करता हूँ माई क्लास। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसको असाइन करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ OBJ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पास किया था एक पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी उसकी लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया कि ये लिख देगा आई एम एन इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस समझते हो ना, इंस्टांस वेरिएबल मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस के जो है ना, इंस्टांस ऑफ द क्लास को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, राइट। इस ऑब्जेक्ट से मैं पहले आपको कॉल करके दिखाता हूँ, जो अब तक आपने पढ़ा कि OBJ डॉट, मेरा रेगुलर मेथड का नेम क्या है, रेगुलर मेथड। देखो, ओके, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, रेगुलर मेथड, इसका रन नहीं किया मैंने। ओके, पहले मैं इंस्टांस मेथड को करता हूँ, फिर एक मिनट को, जस्ट अ मिनट। इंस्टांस वेरिएबल तो मेरे को दे रहा है ये वाला कि आई एम इंस्टांस वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला तो मेरे को प्रिंट करा रहा है। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करा रहा है, राइट। ठीक है, अब मैं एक बार करता हूँ, रेगुलर मेथड सही है एक बार। ठीक है, कॉल कर लेते हैं एक बार इसको फिर से, OBJ डॉट रेगुलर मेथड, वाई इट इज शोइंग मी एन एरर, आई हैव गिवन राइट। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, वेट 1 मिनट, देखते हैं कहाँ। ओके, अब देखो हमने वही वाली गलती कर दी। मैंने यहाँ पे, ये नॉर्मल मेथड है तो मेरे को सेल्फ तो पास करना होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तभी वो समझ नहीं पा रहा, मैं वही देखना चाह रहा हूँ, एरर क्यों दे रहे, इतने बोला टेक जीरो पोजिशन आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन, हमने तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिया। तो ठीक है, मैंने इसको रन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये चल गया, राइट। क्योंकि आप सब जानते हैं जो भी मेरा नॉर्मल मेथड होता है, रेगुलर मेथड, राइट, उसके अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो तो सेल्फ ही जाता है, राइट। बट स्टैटिक, मैंने स्टैटिक लिखा तो मैं स्टैटिक के चक्कर में मैं भूल गया कि मेरे को यहाँ पे तो सेल्फ लिखना था। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है, नो इशू। बट मेन है कंसेप्ट को समझना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप भी जब फर्स्ट टाइम करोगे मे बी यही गलती कर दो, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं चीज़ों को, नो इशू। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक बार और। तो आपको मैं क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पे स्टैटिक मेथड के अंदर देखो। ठीक है, मैंने सेल्फ नहीं लिखा था, मैं बाय मिस्टेक मैंने यहाँ भी मिस कर दिया, नो इशू। ये मेरा रेगुलर मेथड है, तो इसलिए रेगुलर मेथड में मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहला पैरामीटर होगा सेल्फ।
कभी कभी मैं खुद एक्सप्लेन करते हुए भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कॉल करता हूँ अपने स्टैटिक मेथड को। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं कॉल करूंगा सबसे पहले अपनी क्लास का नेम, माय क्लास डॉट स्टैटिक मेथड। नाउ लेट्स सी। देखो, मैंने बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपने क्लास स्टैटिक मेथड की को एक्सेस कर लिया, राइट। प्रॉपर्टी को देख पा रहे हो, मैंने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहां पे सेल्फ नहीं पास किया था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन पाइथन। क्या होता है इन पाइथन? स्टैटिक स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट belongs to a class but does not require, क्या उसे चाहिए, उसे इंस्टांस नहीं चाहिए होता। डज नॉट रिक्वायर एन इंस्टांस ऑफ द क्लास, मतलब ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, राइट। मैंने जो बताया कि भाई पाइथन के अंदर स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बट डज नॉट रिक्वायर एन इंस्टांस ऑफ द क्लास टू बी कॉल्ड। ठीक है, so this means you can call a static method without creating the object of the class। इसका मतलब तो यही हुआ ना, this mean you can call a static method without creating object of the class। ठीक है, ये तो मेरा इसका मतलब हो गया। इसको हम लिख देते हैं इधर, राइट। सो मैंने क्या बोला, इन पाइथन, आई थिंक पाइथन की स्पेलिंग गलत होगी। आज बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, नो इश्यू। तो ठीक है, सो मैंने लिख दिया इन पाइथन अ स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बट डज नॉट रिक्वायर इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। देखो, यहाँ पे हमने कोई इंस्टेंस तो नहीं बनाया था, इसको कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया था, राइट। दिस मींस यू कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ class, right? Without creating any object, directly we are calling our static method with the class name। So इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई स्टैटिक मेथड को किस तरह कॉल किया जाता है, राइट। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा मैं यूज केस बताऊं ना आपको, इसका अगर इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है कि बताओ स्टैटिक मेथड में कहाँ पे यूज करना है रेगुलर मेथड। देखो, रेगुलर मेथड तो आप 90% यूज करोगे, बट जो स्टैटिक मेथड होता है ना, मैं यूटिलिटी फंक्शन जो होते हैं हमारे, यूटिलिटी फंक्शन इन द सेंस, आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमारे जितने भी डेटाबेस होते हैं, राइट, आगे जाके हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अपने कोड को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक ही बार स्टैटिक मेथड यूज कर लेंगे, ताकि मेरा जो है ना बार बार मेरे को यूज ना करने पड़े। क्योंकि आप इसके लिए देखो, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाया, ठीक है, हो सकता है कि मैं दूसरे के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तीसरे, ऐसे करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। यहाँ पर हम एक ही बार उस मेथड को बना देंगे, बस ये क्या काम करेगा, और सब सेम यूज करेंगे, राइट, बस। तो ठीक है, आपको स्टैटिक का मतलब समझ आ गया होगा, स्टैटिक मेथड का मतलब, राइट, कि हमें कहाँ पे यूज करना है। मैं आपको यही बता रहा था कि जब हम, इसका जो मैं यूज केस बता रहा था आपको, राइट, कि जो यूज केस है इसका हमारा, जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो वहां पे हम स्टैटिक मेथड यूज करेंगे, ताकि हम एक बार यूज कर ले तो सब सेम ही कॉपी ऑफ इंस्टांस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, जो हम नॉर्मल मेथड के अंदर पहले इंस्टांस बनाते थे, राइट। सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, हर एक अगर मेरे को दो सारे ऑब्जेक्ट बनाने, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे सिंपल है, मैं अपने क्लास नेम से कॉल करके अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो यही इसका यूज केस होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, यूटिलिटी फंक्शन से। तो ये था हमारा स्टैटिक मेथड। बस एक चीज और मैंने आपको बताया ना, कि भाई रेगुलर मेथड में हम सेल पास करते हैं, बट स्टैटिक में हम सेल पास नहीं करते हैं। और स्टैटिक मेथड को बनाते कैसे हैं, एक डेकोरेटर से लिख देते हैं एट द रेट स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये डेकोरेटर अवेलेबल है। सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। पाइथन के अंदर अब एक कंसेप्ट और बता देता हूँ आपको, मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन नेम तो सेम होगा बट आर्ग्यूमेंट होंगे डिफरेंट। अब इसको रिलेट करो कल वाले टॉपिक से।
तो कल मैंने आपको क्या बताया था, मेथड ओवरराइडिंग। जहां पर भी मेथड नेम सेम था और सेम ही मेरे पे आर्गुमेंट मैंने पास किए थे, तो वहां पे तो क्या होता था कि जो चाइल्ड क्लास का मेथड होता था वो ओवरराइड कर देता था किसको, मेरे पेरेंट क्लास के मेथड को। राइट, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जेनरिक लिख रहा था, इसने इसको ओवरराइड कर दिया था। बट पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग में आपको सिखा बताता हूँ कि हम मेथड ओवरलोडिंग क्या कर पाते हैं नहीं पाइथन के अंदर। तो एक बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह के ये जो क्वेश्चन है ये भी इस तरह के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बट आई थिंक आप सबको मेथड ओवरलोडिंग का मतलब समझ आ गया होगा। राइट, वेयर वी नीड टू यूज सेम फंक्शन टू ओवरलोड अ फंक्शन, ठीक है, ओवरलोडिंग के लिए, बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल सा। ले लेते हैं कोड। मैंने लिखा पहले एक फंक्शन में आता हूँ डेफ प्रोडक्ट। राइट, मैं इसमें दो पैरामीटर पास करता हूँ, लेट्स सपोज ए कोमा बी। राइट, और मैं क्या कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे टी नाम का प्रोडक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ ए स्टार डी। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ मैं किसको, पी को। ठीक है, सिमिलरली मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा, मैंने बताया ना मैथड को लोड करें तो सेम फंक्शन बनाता हूँ, प्रोडक्ट ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो इसमें भी लिख देता हूँ बी स्टार सी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रिंट करा लेता हूँ पी को। अब ध्यान से देखना, मैं प्रोडक्ट को कॉल करूंगा एक बार तो पहले के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट पहले के लिए मैं दो एलिमेंट वेरिएबल पास करता हूँ, आर्गुमेंट 4,5। ठीक है, और इसमें मेरे पास तीन है तो मैं तीन पास कर देता हूँ अपने आर्गुमेंट। इसमें लेट सपोज पास कर देता हूँ 4,5,6। अब देखना, जब मैं इसे रन करूंगा मेरे को एरर देगा। ये मेरे को बोल रहा है प्रोडक्ट वन इज मिसिंग आर्गुमेंट सी, और ऑलरेडी हम सी दे रहे हैं। राइट, बट ये यहाँ पे दे रहा है कि सी मिसिंग है, क्योंकि आप मेथड ओवरलोड कर रहे हो। राइट, पाइथन के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर सकते हो, जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, बट पाइथन में हम मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्या होता है ना, पाइथन के अंदर आप सेम फंक्शन यूज करो। राइट, राइट, सेम मेथड यूज कर रहे हो, तो हमारा कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज, पहले वाले को डाल देगा गार्बेज के अंदर और उसके बाद वो लेगा लेटेस्ट वाला ही। मतलब अगर आपने सेम मेथड यूज कर रहे हो ना, वो फर्स्ट वाला तो करता है इग्नोर और सेकंड वाला लेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखियो, मान के चलो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए। इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट। अब ये चल जाएगा कोड, देखो अब ये चलेगा, इसमें दे देगा आंसर 120। ठीक है, तो इसमें होता क्या है पाइथन के अंदर ना, बेसिकली वो लेटेस्ट कोड से ही लेगा, मतलब लेटेस्ट मेथड वाला ही रहेगा। आप सेम दे रहे हो तो ओवरलोड नहीं कर सकते पाइथन के अंदर, जहाँ पे हमारे पास सेम फंक्शन होगा डिफरेंट पैरामीटर होगा, बट अदर लैंग्वेज में इसे कर सकते हैं। सो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। आप मेरे को इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है, कि हम किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं, और इसके तरीके होते हैं। मतलब आप पढ़ोगे इंटरनेट पे तो आपको अलग अलग वे मिलेंगे इसको ओवरलोड करने के। मतलब वो तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह कर सकते हैं, बट एक्चुअल वे में हम नहीं कर पाएंगे, जो इसका एक जेनरिक होता है। राइट, सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक टॉपिक मैं आपको और बता देता हूँ। पाइथन के अंदर एक होता है डूंडर फंक्शन, या तो इसको मैजिक बोल लो या फिर इसको बोल लो आप डूंडर। अब डूंडर का मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, इस तरह इसका नाम होता है। लेट मी मार्क डाउन, और इनको हम बोलते हैं स्पेशल मेथड। ठीक है, सो इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं ये डबल अंडरस्कोर इनिट लिखते थे हम। राइट, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ढूंढर फंक्शन है कैसे, और ये पाइथन के अंदर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इंट लिखा तो मेरे को सारे में बता देगा, देखो सारे ढूंढर। ठीक है, सारे ढूंढर फंक्शन बता देगा। जो हम यूज करते थे ना इनिट, वो भी एक ढूंढर फंक्शन होता है, मैजिक फंक्शन। एक्चुअली में पाइथन के अंदर अंदर ना ऑटोमेटिकली रन होते हैं। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे को स्ट्रिंग का देखना है, स्ट्रिंग का तो समझिए ना, ढूंढने का मतलब यही है जो जिसके आगे भी डबल अंडरस्कोर और जिसके पीछे भी डबल अंडरस्कोर। तो डायरेक्टरी एस टी आर देखो, आप देख पाओगे। राइट, इस तरह से क्लियर है? तो देख पा रहे होंगे आप, स्ट्रिंग के अंदर ऐड है, क्लास है, डायरेक्टरी है, इस तरह से डबल अंडरस्कोर डबल आगे पीछे देखो इनिट यहाँ से। राइट, ये इनिट क्या है, ढूंढर फंक्शन है। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बट बेसिकली ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट मैंने सोचा मैं इसको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पे एक है, ए इज इक्वल टू, मैंने 100 ले लिया राइट, और मैंने इसमें ए प्लस 5 कर देता हूँ, ऑब्वियसली मेरे को 105 देगा, राइट। राइट, क्लियर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। ठीक है, अगर मान के चलो ये वैसे तो ऑटोमेटिकली रन करता है, बट मैं आपको इसका एक जेनरिक बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पे ए ही वेरिएबल है, और मैं इसका जो स्ट्रिंग वाला था ना, ये ऐड वाला, ये ऐड वाला डेट वाला, राइट। मैं ये वाला मेथड यूज कर लेता हूँ, इसका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके, इसके आगे भी डबल अंडरस्कोर, इसके पीछे भी डबल अंडरस्कोर, राइट, और इसमें मैं 5 लिख देता हूँ, तो ये दे देगा आंसर। एक्चुअली में आप ऐसे कर रहे हो, बट ये ऑटोमेटिकली रन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे चलता है। तो लेट सपोज मेरे पे क्लास है डेटा साइंस नाम से। ठीक है, तो उस क्लास में मैं क्या करता हूँ, एक रूटर फंक्शन बना देता हूँ, लेट सपोज न्यू। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, बेसिकली क्लास का एक वेरिएबल होगा, और मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे क्या, कि दिस इज माय कार। ठीक है, चलो न्यू लिख देता हूँ, दिस इज माय न्यू। ठीक है, एक और रूटर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक और रूटर फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बार सेल्फ, क्योंकि इनिट है तो सही इनिट में लिखेंगे सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट कि दिस इज माय इनिट, राइट। अब मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ। मेरे को कॉल करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी एस इज इक्वल टू डेटा साइंस। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसने जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, राइट, दिस इज न्यू। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, राइट। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, क्योंकि ये था क्लास का वेरिएबल, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली की मतलब ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली चल जाते हैं कोड के अंदर। मैंने बोला ना, आप इस तरह से लिखोगे ना, ये एक रॉन्ग वे होता है, बट ये तो आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक ठीक है, डुंडर फंक्शन के बारे में ज्यादा, डुंडर फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट मैंने आपको समझा दिया कि वो जो हम इनिट भी यूज करते थे उसको हम डुंडर ही बोलते हैं, राइट। ये किस तरह काम करता है, किस तरह इसका सिंटैक्स होता है, राइट। सो आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हमने मिसलेनियस टॉपिक को ही कवर किया, राइट। ठीक है, और कल से हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो हम ज्यादातर यूज करेंगे अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो अब तक आपको मेरी पाइथन सीरीज में, ठीक है, समझ आ रहा होगा, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब दिस टू चैनल और बने रहिए मेरे साथ इस डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।